नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। मकर लगन राशि के लिए महीना कैसे जाएगा जनवरी 2024 का, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन वालों के लिए तो ये पीरियड अच्छा है क्योंकि लगन का मालिक धन के घर में है। लेकिन जिनकी राशि है कहीं ना कहीं उनके ऊपर शनि की साढ़े सती उतरती हुई अभी भी चल रही है, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। शुक्रदेव की बात करें, आपकी कुंडली के ये फिफ्थ हाउस के मालिक हैं और नौकरी भाव के मालिक हैं। और ये गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान में। 18 तारीख के बाद चले जाएंगे 12th हाउस में। शुक्र इकलौते प्लेनेट है जिनको 12वें घर में भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, और अभी तो वो लाभ स्थान में है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस का आपको अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। कहीं ना कहीं संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, वहाँ भी स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। आपको लाभ अच्छा होता रहेगा। कहीं ना कहीं नौकरी या कार्यस्थल में भी आपके लाभ के सीन है, यानी जॉब चेंज होना, कोई बड़ी जॉब मिल जाना जिसमें आपकी अथॉरिटी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है, यानी प्रमोशन पॉसिबल है जॉब में। दोस्तों, बुध की बात करें, बुधदेव आपकी कुंडली में 9th हाउस के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं, और ये गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान में। पिछले महीने ये वक्री हो गए थे, फिर मार्गी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो गोचर है वो आपके लिए 7 तारीख तक बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने फादर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। उनके हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा खर्च ज़रूर हो सकता है इस पीरियड में। दोस्तों, बृहस्पति देव आपके केस में बन जाते हैं मालिक 12th हाउस के और साथ ही साथ 3rd हाउस के, और ये गोचर कर रहे हैं चौथे घर में। जो 12वां घर होता है ये खर्चों का होता है, तो कहीं ना कहीं आपका घर के ऊपर, वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यानी खर्च हो तो कैलकुलेटेड टाइप खर्चा करें। अगर आपने एक घर लेके दूसरा घर खरीदना है तो कहीं ना कहीं पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएं, आपको टैक्स वगैरह में ज़्यादा पैसे ना देने पड़ें। जैसे कई कंट्रीज़ में होता है कि विद इन अ सर्टेन पीरियड, जैसे 1 साल के अंदर आपने दूसरा घर ले लिया तो मटेरियल गेन के ऊपर टैक्स कम लगता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि घर आपका लेने का योग तो बनता है, उसके ऊपर खर्च भी हो सकता है, लेकिन घर आप देख दाख के लें, यानी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह अच्छे से देख लें, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। दोस्तों, मंगलदेव आपके केस में लाभ स्थान के मालिक हैं और सुख स्थान के मालिक हैं, और ये घूम रहे हैं विदेश के घर में। तो कहीं ना कहीं लाभ अगर होगा तब भी आपका खर्चा होता रहेगा, और फिर से वही बात आ जाती है, मंगल भूमि के कारक हैं, तो भूमि के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, यानी लाभ भी आपको उसमें हो सकता है, खर्च भी आपका उसमें हो सकता है। तो इस पीरियड में ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। दोस्तों, चंद्रदेव की बात करें, चंद्रदेव जो हैं ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, और आपके केस में तो ये 7th हाउस के मालिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्पाउस भी इस वजह से ऐसा मिलता है जो थोड़ा इमोशनल या सेंटिमेंटल होता है। तो जब भी चंद्रमा 4, 8 या 12 में गोचर करें तो आप कोशिश करें कि उन दिनों में बाहर का खाना अवॉइड करें, वाहन भी सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें। तो दोस्तों, ये जो डेट्स मैंने लिखी हुई हैं इन डेट्स को आप कैलेंडर में मार्क कर दीजिए। इन डेट्स में आप स्पेशल ध्यान रख सकते हैं। महीना स्टार्ट होने पे चंद्रमा रहेंगे 8वें घर में, तो थोड़ा अपने स्पाउस की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। बिजनेस में भी कोशिश करें कि कोई कलह क्लेश परेशानी ना हो, उसका ध्यान दें। 2-3 तारीख को चंद्रमा 9th हाउस में रहेंगे, पिता पक्ष की उन्नति होगी। कहीं ना कहीं आप लंबी दूरी यात्रा पे भी जा सकते हैं, और इसके अलावा आपका धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 10th हाउस में। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में बैठा हुआ है। नौकरी में स्थितियाँ आपके काफ़ी फेवर में रहेंगी। हो सकता है कोई आपको जॉब रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ भी इस पीरियड में मिल जाए। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 11th हाउस में। चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घर ये लाभ का है, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर बनी रहेगी। 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 12th हाउस में, मंगल के साथ होंगे और सूर्य के साथ अमावस का भी योग बनेगा। तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने पिता की भी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं आप अपने अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखें इस पीरियड में। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा पहले घर में आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 14 और 15 तारीख को सेकंड हाउस में रहेंगे, तो फैमिली में कुछ फ़न, फूड, फैमिली फाइनेंस, गैदरिंग, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 3rd हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप छोटी यात्रा पे जा सकते हैं, छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी। और 20 और 21 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे 5वें घर में। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग बना हुआ है कि या तो 5वें के घर का मालिक बहुत स्ट्रांग है, या 5वें घर में आपके चंद्रमा ही मौजूद हैं यानी उच्च के हैं,
या चंद्रमा वैसे कुंडली में काफ़ी मजबूत हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च के भी होंगे, त्रिकोण में भी होंगे, तो ये भी अच्छा रहेगा। 22 से 23 तारीख को अगर आप कुछ कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्पाउस की हेल्थ का फिर भी थोड़ा ध्यान बना के रखें, क्योंकि ये घर जो होता है ये 7वें से 12वां पड़ जाता है, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। 24, 25 और 26 को चंद्रमा अपने ही घर में रहेंगे 7th हाउस में। ये आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है, स्पाउस के लिए अच्छा है, डेली ट्रेडिंग डेली इनकम के लिए भी अच्छा है। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे, ये मैंने आपको बताया कि इस पीरियड में ध्यान रखें। और 29, 30, 31 का भी दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। तो चंद्रदेव के बाद सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 8वें घर के मालिक हैं, यानी जो भी लाइफ में अड़चने परेशानियां पैदा होंगी वो सूर्यदेव 8वें घर के मालिक होने की वजह से वो होगी। अब सूर्य, क्योंकि जब महीना का पहला पार्ट है फर्स्ट हाफ, उसमें रहेंगे विपरीत राजयोग में, फिर आ जाएंगे पहले घर में। दोस्तों जब भी 8वें घर का मालिक पहले घर में आके बैठ जाता है तो वीक हो जाता है, तो ये अच्छा है। सूर्य का गोचर अगर वो 12वें घर में थे तब भी आपके लिए ठीक था, क्योंकि वो विपरीत राजयोग में थे। और जब पहले घर में आ गया तब भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो वीक हो गया। लेकिन फिर भी सूर्य के आप उपाय ज़रूर करें, अपनी आँखों का ध्यान रखें और अपने पिता की भी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। राहु और केतु की बात की जाए, राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इसलिए आपके, अगर आप स्पेशली मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं, या आप यूट्यूबर हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर हैं, या आपका मोबाइल्स का काम है, लैपटॉप्स का, तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। और केतु 9th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं धर्म में आपकी रुचि कम करवाएंगे। तो इनसेटिस्फेक्शन, यानी घर में कोई धार्मिक कार्य चल रहा है तो हो सकता है आप बहाना करके कहीं निकल जाएं, ऐसी स्थितियाँ बच सकती हैं। गज केसरी राजयोग बनता है जब भी चंद्रमा बृहस्पति साथ में हो या केंद्र संबंध में हो, तो ये सारी डेट्स आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। इन सारी डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आप कमीशन बेस्ड काम करते हैं, पैसा लेके आगे पैसा देते हैं, या दलाली वाले काम होते हैं कि आपने कहीं रेफ़र कर दिया, आपको सेट कमीशन आ गया, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छे हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी है, बस अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया शनि की उतरती हुई 7.5 है। फैमिली के लिए पीरियड अच्छा है। फैमिली में, क्योंकि शनिदेव वहाँ खुद बैठे हुए हैं, तो फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी, हालांकि हो सकता है थोड़ी देरी के साथ हो, लेकिन ज़रूर होंगी। पढ़ाई के लिए पीरियड सपोर्टिव है आपका, स्पेशली 18 तारीख के बाद। उसके बाद पढ़ाई के ऊपर खर्चा हो सकता है, यानी हो सकता है आप कोई ट्यूशन फीस पे करें, या आपने कहीं एडमिशन लेना है उसके लिए पैसे पे करें, तो ऐसी कोई स्थिति आपके लिए ज़रूर बन सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए भी पीरियड अच्छा है, स्पेशली 18 तारीख के बाद। उसके बाद प्रेमी के ऊपर अधिक धन खर्च होने का योग बनता है। और अगर आप डेटिंग वगैरह पे जाना चाहते हैं तो आप 7 और 8 तारीख का सपोर्ट ले सकते हैं, जब चंद्रमा और शुक्र साथ में होंगे, और 22 और 23 का भी ले सकते हैं, जब शुक्र और चंद्रमा की ऑपोजिशन होगी, तो उस पीरियड में भी आप डेटिंग पे जा सकते हैं। जॉब के लिए स्थितियाँ आपके फेवर में हैं 7 तारीख तक। 7 तारीख से लेके 18 तारीख का पीरियड भी ठीक ही रहेगा, और 18 तारीख के बाद जॉब रिलेटेड चेंजेस या जॉब नहीं पकड़नी, वो वाली स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए आपके लव मैरिज के योग 18 तारीख तक हैं। और अदरवाइज़ स्पाउस के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं और आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है कि स्पाउस फॉरेन बॉर्न होगा, तो 18 तारीख के बाद से ऐसे योग बन जाएंगे। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड स्टेबल है। भले ही शनिदेव आपको बहुत विलंब के साथ पैसे दें, लेकिन फाइनेंशियल फ्लो आपका फिर भी अच्छा रहेगा। अगर हम गेंस की बात करें तो गेंस आपके, जब तक मंगल 12वें घर में है तब तक थोड़े से गेंस स्लो डाउन रहेंगे। उसके बाद जब पहले घर में आ जाएंगे तब से थोड़े गेंस बेटर होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों उपाय के तौर पे आपको शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय करना चाहिए। शिव चालीसा भी कर सकते हैं, सैटरडे को भैरव चालीसा भी कर सकते हैं। वहीं आप सिद्ध कुंजी का सूत्र का पाठ कर सकते हैं, या जिसको भी कुल देवी मानते हैं, या मंदिर जा सकते हैं फ्राइडे को देवी के मंदिर में। और आप गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडे को कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। ये जो प्रेडिक्शन है ये बेहद सामान्य आधार पे होते हैं, और ये एक साथ, आप जानते हैं दुनिया में कितनी आबादी है, तो आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, तकरीबन 80 करोड़ लोगों पे ऊपर ये सेम गोचर का असर नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ सामान्य आधार होता है। और साथ ही ये भी देखना होता है आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कैसी चल रही है। अगर आपके तीनों सपोर्टिव हैं तो पीरियड अच्छा जाएगा, तीनों सपोर्टिव नहीं है तो पीरियड नहीं अच्छा जाएगा।
इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ऐप जो पहला वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करके देखिए, आप बहुत इजीली ज्योतिष सीखना सीख जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वैसे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।